हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जोन लॉ के बारे में। लोक के शासन या सरकार की स्थापना में व्यक्ति की सर्वसेवा बनाकर निरंकुश शासन को समाप्ति के रास्ते पर ढकेल दिया। सरकार को यह स्थिति प्रदान करने के पश्चात लोक ने सरकार के उद्देश्य, कार्यों आदि के विषय पर जो विचार व्यक्त किए हुए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य में लोक के शब्दों में सब किया जा सकता है कि लोक का कथन है कि मनुष्य द्वारा राज्य के निर्माण, सरकार की अधीनता स्वीकार किए जाने का महान और मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की सुरक्षा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि लोक ने संपत्ति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, जिसके अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता के साथ साथ भौतिक संपदा भी शामिल है। सरकार के कार्य। लोक ने सरकार के 3 कार्य बताए। प्रथम, न्याय, अन्याय और समस्त विवादों के निर्णय के लिए समान मापदंड निर्धारित करने संबंधी विधायिका का कार्य। द्वितीय, समाज के नागरिकों की रक्षा करने, युद्ध की घोषणा करने, शांति का स्थापना करने और दूसरे राज्यों में विदेशी संबंध स्थापित करने संबंधी कार्यपालिका कार्य। तृतीय, निश्चित कारणों के द्वारा जनता के पारस्परिक झगड़ों के समाधान संबंधी न्यायिक कार्य। यानी बोल सकते विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य किसका है? सरकार का। लोक का मानना है कि उपयुक्त वर्णित कार्य एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत है, जिसे पूरा करने के लिए विभिन्न गुणों और क्षमताओं की आवश्यकता है। अतः उन कार्यों को अलग अलग शाखा या व्यक्तियों के द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। इस कारण ही लोक इन कार्यों को सरकार के 2 शाखाओं में सौंपा है, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव। लोक ने न्याय संबंधी कार्यों को विधायिका और कार्यपालिका संबंधी कार्यों को अलग माना है। इसलिए लोक न्याय संबंधित कार्यों को अलग अलग शाखाओं को सौंपने का मामला करता है। लोक कहता है कि अगर न्याय संबंधी कार्य इन दोनों शाखा में किसी एक दो देनी है तो बेहतर है कार्यपालिका शाखा को मिले, ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। जहां तक न्यायिक विशेषाधिकार का सौंपने का प्रश्न है तो यह जिम्मा कार्यपालिका को मिलना चाहिए, क्योंकि समाज के सदस्यों में हितों और अधिकारों के संरक्षण उत्तरदायित्व कार्यपालिका की शाखा में ही होता है। आगे बोल रहा है जनता की सर्वोच्चता। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की जनता के अधिकारों पर प्रबल समर्थक होने के कारण लोक ऐसा चाहता है कि सरकार का जनता पर अंकुश हो। यदि लोक संविदा द्वारा सरकार निर्माण का सिद्धांत प्रतिपादित करता है तो इसका अर्थ यह होता है कि सरकार और समाज के बीच समानता। यह विचार लोक के मान नहीं आता। लोक ने समाज और सरकार के बीच संबंध स्पष्ट करने के हेतु समझौते के बदले ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है। सरकार को ट्रस्ट से तमाम शक्तियां प्राप्त होती है। इस प्रकार लोक ने संविदा के बदले ट्रस्ट का विचार रखकर सरकार को जनता के इशारे पर नाचाना चाहा और जनता की सुप्रीमेसी पीपुल सिद्धांत को साबित करता है। इस प्रसंग में वाहन का यह कथन इस सत्य प्रतीत होता है कि संविदा के बदले ट्रस्ट की धारणा को अपनाकर लोक ने सरकार पर जनता के नियंत्रण को प्रभावी बनाना चाहा है। सरकार के स्वरूप। लोक ने सरकार के 3 स्वरूपों का उल्लेख किया है: प्रजातंत्र, अल्पतंत्र और राजतंत्र, डेमोक्रेसी, ओलिगेसी और मोनार्की। लोक ने इन रूपों में इस आधार पर निश्चित किया है कि समाज या बहुमत अपनी शक्ति किस प्रकार प्रयोग करता है। यदि समाज या बहुमत अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं पर कानून बनाने और उनको मूर्त रूप से देने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए करता है तो सरकार का स्वरूप प्रजातांत्रिक है। यदि समाज या बहुमत अपनी विधायी शक्ति को चुने हुए शक्तियों को सौंप देता है तो सरकार के उस स्वरूप को अल्पतंत्र नाम दिया जाता है। यदि एक व्यक्ति के समाज या बहुमत अपनी विधायी शक्ति सौंप देती है तो सरकार का स्वरूप राजतंत्रात्मक होता है। इस वर्णन से परिणत होता है कि लोक अंतिम और वास्तविक सत्ता को संपूर्ण समाज या बहुमत से निहित करना चाहता है। चाहे सरकार का स्वरूप जो भी हो, इन तीनों सरकारें प्रजातंत्र के लोक सर्वोत्तम मानता है। लोक की क्रांति संबंधी विचार। अपने राजनीतिक सिद्धांत में लोक ने जनता को राज्य और सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दिया, परंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि उसने जनता द्वारा बल प्रयोग किए जाने का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है।
लोक के मतानुसार जब तक राज्य और सरकार जनता के उद्देश्यों को पूर्ति करती है तब तक जनता के विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। लोक का मत है कि जनता कुछ उद्देश्यों की पूर्ति न होने पर जल्द विद्रोह नहीं करती है, जिसे सही कहा जाना चाहिए। परंतु जब तक राज्य सरकार जनता के कष्टों को साफ नहीं ध्यान दिया जाता है तब तक सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। डनिंग के शब्दों में लोग ने विद्रोह के अधिकार को व्यक्त करने के लिए ईश्वर से निवेदन शब्दों का प्रयोग किया है। यह स्पष्ट है कि ईश्वर से निवेदन शब्द का प्रयोग करके लोग जनता को ईश्वर की आशा बैठने को नहीं कहता है, बल्कि ईश्वर पर भरोसा करके अपने विद्रोह को उचित विश्वास करके सच धारण करने की बात कहता है। लोग ने विद्रोह के 3 कारण बताए। प्रथम, यदि सरकार प्रकृति नियमों का विरोध करे, अपने कर्तव्यों पालन में आनाकानी करे, जनता विरोध कर सकती है। यदि सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार करे तो जनता विद्रोह करती है। तृतीय, सरकार जनता की संपत्ति का अतिक्रमण करने का प्रयत्न करे और जनता के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति मनमानी करने लगे तो जनता राजनीतिक सत्ता का विरोध कर सकती है। ऐसे तो लोक ने जनता के विद्रोह का अधिकार दिया है और उसके औचित्य तार्किक ढंग से साबित किया है, परंतु यह भी ज्ञात है कि लोक ने जनता के इस विद्रोह संबंधी अधिकार को 2 प्रतिबंध में लगा रखे हैं। जनता बल प्रयोग तभी कर सकती है जब सरकार उसके विरुद्ध अनुचित रूप से बल प्रयोग किया जाए और स्थिति प्रतिकूल हो जाए। केवल बहुसंख्यक को बल प्रयोग करने का अधिकार है। लोग ने अपनी महत्वपूर्ण रचना ट्रीटीज 1690 में जनता के विद्रोह के अधिकार के संबंध में जिस सिद्धांत का प्रतिपादित किया है उसे साबित करने तो 300 वर्ष का इतिहास है। अमेरिका और इंग्लैंड जिन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया संसार के सबसे अधिक स्थायी और सफल राजनीतिक समाज सिद्ध हुए हैं। इसके विपरीत जिन देशों में कानून व्यवस्था अन्य तर्कों के आधार पर स्वीकार नहीं किया है उनमें आप दिए कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है, मसलन हत्या, बलात्कार, चोरी आदि। लोक के प्रति संबंधी विचार का प्रभाव अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन और अन्य राजनीतिकों के विशेष रूप में पड़ा है। जेफरसन ने राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, सहिष्णुता, प्रेमी लोग के विद्रोह संबंधी विचार कहा है। स्वतंत्रता की बिटप को देश में प्रेमियों अत्याचारियों के रक्त के समय पर पुनः सबल बनाया जाना चाहिए। लोग ने अपने क्रांति संबंधी सिद्धांत का प्रवर्तन बहुत हद तक 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में किया है। इसलिए तो भंडारी जैसे विद्वान ने कहा है कि लोग ने सरकार के सिद्धांत ने वर्ण क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। क्या लोक क्रांति और अराजकता को बढ़ा देता है? लोक की क्रांति संबंधी सिद्धांत के संदर्भ में अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या लोक क्रांति और अराजकता को बढ़ावा देती है। ऐसा इसलिए उठाया जाता है क्योंकि लोक जनता को शासन के विरुद्ध हथियार उठाने का अधिकार देता है। यदि शासन के द्वारा जनता हित में काम नहीं कर जाता तो परंतु लोक का उद्देश्य समाज और राज्य की अराजकता उत्पन्न करना कदापि नहीं है। लोग एक गंभीर एवं जनता का हित चाहने वाला विचारक है। लोक ने सरकार को सही रास्ते पर चलने के लिए ऐसा ही किया है। लोग ने सरकार को सही रास्ते पर चलने के लिए ऐसा किया है। लोग को इस बात का डर है कि समझौते द्वारा स्थापित सरकार का यदि जनता का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा तो समझौता अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए शासन को मर्यादित रखना जरूरी है। इसके लिए जनता के हाथों में ऐसा कुछ करना जरूर होना चाहिए जो सरकार हमेशा जनता के हित के बारे में जागरूक हो। लोग ने जनता को सरकार के खिलाफ हथियार जरूर दिया है, परंतु उस विद्रोह के संबंधी हथियार पर कुछ नियंत्रण भी लगा दिया है। प्रथम, जनता का बल प्रयोग तभी कर सकती है जब सरकार द्वारा उसके विरुद्ध अनुचित रूप से बल प्रयोग किया जाए और स्थिति प्रतिकूल हो जाए। द्वितीय, केवल बहुसंख्यक को बल प्रयोग करने के अधिकार पर द्वितीय व्यक्ति या कुछ व्यक्ति केवल अपने अधिकार सुविधा के लिए विद्रोह नहीं कर सकता है। अब तक वर्णन सब लोग जनता के विद्रोह का अधिकार सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए देता है ताकि सरकार जनता के भय और भयभीत होकर सही रास्ते पर चले, विद्रोह अधिकार का गलत प्रयोग न हो। इस प्रकार लोक ने ध्यान दिया है कि तभी तो प्रतिबंध लगाया है। स्पष्ट है कि लोक राज्य के शांति एवं खुशहाली से चलाना चाहता है, इसलिए उस क्रांति को अराजकता फैलाने के आरोप पे नहीं लगाया जा सकता है। लोक का व्यक्तिवाद। लोक व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। व्यक्तिवाद के उसके राजनीतिक दर्शन का आधार है। लोक प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा 3 अधिकारों प्रदान करता है। प्रकृति का अधिकार जो व्यक्ति के संचित और स्वाभाविक अधिकार समझता है। लोक तो कहता है कि संविधान राज्य की उत्पत्ति, सरकार की स्थापना उद्देश्य उन्हीं प्रकृति के अधिकारों की रक्षा करना है। इसी उद्देश्य से वह राज्य की सत्ता पर अनेक प्रकार के
प्रतिबंध और मर्यादाएं आरोपित करता है। लोक का कार्य राजसत्ता उच्च उठाना नहीं है, किंतु उसके प्रतिबंध पर प्रतिपादन करना है। शासक उस समाज के प्रतिनिधि मत होते हुए हॉब्स के समुद्री राक्षस सदृश लेविथिन के समान निरंकुश संप्रभु नहीं है, किंतु वे उतने ही अधिकार रखते हैं, उन्हें व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं। अतः लोक राज्य की तुलना बड़ी लिमिटेड कंपनी से की जाती है, जिसमें कंपनी संचालकों हिस्सेदारों के दायित्व मर्यादित होते हैं। डनिंग के मतानुसार व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार संपूर्ण प्रभु समाज के लिए अधिकारों ठीक वैसे ही सीमित है जैसे प्राकृतिक अवस्था में एक व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार दूसरे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार से मर्यादित करते हैं। लोक के धर्म विचारों में व्यक्तिवाद झलक देखने को मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा के आवाज के अनुसार धार्मिक पूजा उपासना धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके तदनुसार राज्य के तमाम नागरिकों को इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म या संप्रदाय का सदस्य बन सके। लोग ने कहा है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में लोग की नजर में व्यक्ति मुख्य और राज्य गौण मनुष्य सामाजिक और समझौता समझौता करके प्राकृतिक अवस्था में समाप्त इसलिए करता है उसके प्राकृतिक अधिकार रक्षा हो सके। प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के वैसे अधिकार जो किसी भी दशा में राजसत्ता द्वारा नहीं छीना नहीं जा सकता। यदि कोई इसे छीनने की प्रयत्न करे तो ऐसी सत्ता के विरुद्ध हथियार उठाना लोक की नजर में उचित है। लोक के उपयोग व्यक्तिवादी विचारधारा को ध्यान रखते हुए वाहन ने कहा है कि लोक की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है जो कि व्यक्ति सुरक्षितता सब प्रकार से सुरक्षित हो। लोक की आलोचनाएं लोक के विचारों में वैसी तर्कता या सुस्पष्टता अभाव है जैसे तर्कता सुस्पष्टता हॉब्स के विचारों में देखने को मिलती है। लोक के लेखों में अस्पष्टता परस्पर विरोध असंगतियां भी एक तरफ लोक ने नैतिक व्यवस्थाओं के शाश्वतपूर्ण एवं अंतिम व्यवस्था समझा है तो दूसरी तरफ उन्हें अस्थायी तथा समाज के विभिन्न परिस्थितियों को परिणाम माना है। लोक की यह भी कमी है कि उसने एक ही शब्द में प्रयोग अलग अलग जगह अलग अलग अर्थों में किया है। उदाहरण के तौर पर संपत्ति शब्द को लिया जा सकता है। लोक ने कई जगह संपत्ति शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में किया है तो कई जगह जीवन की स्वतंत्रता के को संपत्ति समझता है। लोक ने सर्वप्रभुता का मूल स्रोत 3 तत्वों माना है। समुदाय विधानसभा कार्यपालिका अधिकार रखने वाला व्यक्ति। लोक के दर्शन में विडंबना है कि वह एक और मनुष्य पर सुख चाहने वाला मानता है, दूसरे वह अभी मानता है कि सब मनुष्य समान एवं सामाजिक हित की कामना करने वाले होते हैं। लोक के दर्शन में इन विषमताओं असंगतियों के अतिरिक्त कई अन्य दोष उनके दर्शन में जिन्होंने निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है। लोक ने हॉब्स के विपरीत मानव के केवल अच्छाइयों को भी देखा है जिसे पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि मानव सद्गुण अच्छाई होती है परंतु उनमें कुछ बुराइयां भी होती है जिसमें लोक ने अनदेखा किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि मानवीय स्वभाव से लोक की धारणा एकांकी अपूर्ण है। लोक ने मानव संबंधी धारणाओं के एक साथ प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार भी त्रुटिपूर्ण और काल्पनिक है। लोक ने प्राकृतिक अवस्था में शांतिमय मानकर अपनी कल्पनाशीलता का परिचय दिया है, व्यवहारिकता का नहीं। वास्तव में प्राकृतिक अवस्था में शांतिमय कैसे माना जा सकता है जहां सभ्यता का विकास न हो, व्यक्ति में अज्ञानता संकीर्णता जैसे अनेक कमियां होगी। और आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ सभ्यता शिक्षा विज्ञान आदि का काफी विकास हुआ है, फिर भी घोर अशांति आशंका अराजकता और भय साम्राज्य ऐसी स्थिति में लोक के प्राकृतिक अवस्था संबंधी धारणा काल्पनिक को नहीं कहा जा सकता। यह कहा जाएगा कि व्यक्ति संपत्ति के संबंध में लोक की धारणा अनुचित है क्योंकि वह शक्तिशाली वर्ग का अनुचित रूप से प्रबल समर्थन करता है। मार्क्सवाद दर्शन में प्रभावित होकर लोक को शोषक और पूंजीवादी वर्ग में रखा जा सकता है। लोक के दर्शन में यह भी कमी की जा सकती है कि उसने सहमति सिद्धांत में आवश्यकता का अधिक बहुत दिया है और सहमति संबंधी विचार को प्राकृतिक कानून के संबंध में मानता है। लोक का कहना चाहता है कि न्याय अन्याय
लोग का कहना चाहता है कि न्याय अन्याय का निर्णय बहुसंख्यक व्यक्तियों की सहमति से होता है। यदि ज्यादातर व्यक्ति किसी कार्य को उचित या अनुचित कहते हैं तो उसे ऐसा समझना चाहिए कि वो प्राकृतिक नियम के मूल मान्यताओं के बिल्कुल प्रतिकूल है, क्योंकि उसके अनुसार जो सर्वव्यापक सम्मान सत्य या वह व्यक्ति द्वारा अस्वीकार करने को ऐसा नहीं माना जा सकता है। यदि लोग का बात मान जाए तो प्राकृतिक नियम व्यक्तियों के बहुमत पर आधारित हो जाएगा और उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। लोक ने राज्य के सीमित स्वरूप का वकालत की है, जिसे आज की तारीख में अप्रासंगिक और असामयिक उत्तरवादी मान्यता को विरोधी कहा जा सकता है। वास्तव में लोक पुलिस को राज्य पुलिस संबंधी धारणा को संकीर्ण और दूषित कहा जाएगा। लोग ने व्यक्ति के बहुत ज्यादा बहुत देकर राष्ट्र की स्थिति को कमजोर बना डाला है, जिसे व्यक्तिवादी प्रयास भी कहा जाएगा और इसे व्यक्तिवाद समाज नियोजित और मनोचित नहीं कहा जा सकता। लोक व्यक्तिवादी दर्शन इतना प्रभावी है कि राज्य एक सीमित दायित्व वाली कंपनी को समान दिखती है। लोग का कहना है कि मनुष्य नैतिक होता है, इसके पीछे समाज का हाथ नहीं होता है। मनुष्य तो नैतिक इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य है। लोक के तमाम राजनीतिक दर्शन प्राकृतिक कानून पर आधारित है, जबकि वह प्राकृतिक कानून संबंधी धारणा की ही स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया है। सिवाय जैसे विद्वान ने ठीक ही कहा है कि लोक ने इस सत्य की कहीं भी विश्लेषण नहीं किया है प्रशासन बगैर प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार बंधनकारी होता है। लोक ने सामाजिक समृद्धि के एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है, जबकि इसकी प्रमाणिक और करने हेतु ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। लोग ने स्वतंत्रता पर ध्यान तो दिया है, परंतु समानता के आवश्यक नहीं माना। वाक्यता देखिए, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, जिसे लोक ने जैसे विद्वान ने समझने की भूल की है। राजनीतिक विज्ञान में लोक की देन। लोक ने दर्शन में मौलिकता समानता स्पष्ट रूप से अभाव के साथ साथ कई अन्य खाई बताई गई है, परंतु इसके बाद भी राजनीतिक चिंतन में इतिहास में कई महत्वपूर्ण दोनों कारण लोक को बड़ा महत्व स्थान रखता है। राजनीतिक विज्ञान में प्रति लोक की देनों में निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है। राजनीतिक विज्ञान के प्रति लोक की देन प्रकृति अधिकारों का सिद्धांत है। उसे जीवन स्वतंत्रता संपत्ति मनुष्य की जन्मसिद्ध स्वाभाविक अधिकार मानते हुए कहा कि इनकी रक्षा करना ही राज्य का कर्तव्य है। राज्य किसी व्यक्ति को इन प्राकृतिक अधिकारों को अच्छी तरह रख सकता है। यदि किसी राज्य द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो सरकार विरुद्ध जनता कदम उठा सकती है। आजकल लोक के प्राकृतिक अधिकार के भांति ही नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लोक के द्वारा राज्य के निर्माण जनता की रक्षा यानी कल्याण के लिए किया जाता है। यह कहता है कि जनता के राज के जनता की नहीं है। इस प्रकार लोक ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिवादी सिद्धांत का महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। लोक ने जनता सहमति पर आधारित वैधानिक शासन संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे लोक का योगदान माना जा सकता है। जिसे लोक के विधान माना जा सकता है। लोक ने अपने इस सिद्धांत में माध्यम से राजाओं के दैवीय अधिकार का शासन करने वाले सिद्धांत का प्रबल खंडन किया है। 18वीं 19वीं शताब्दी के राजनीतिक सुधार के मुख्य प्रेरक सिद्धांत के लोक का वैधानिक शासन संबंधी विचार ही था। लोक के विचारों का प्रभाव नॉर्थ जेफरसन काबूल आदि के सुधारवादी प्रयास के पीछे भी रहा है। लोक का कहना है कि जनता के हाथों में संप्रभुता होती है और यह मानता है कि व्यक्ति राज्य की अपने अधिकार कुछ विशेष पूर्ति के लिए सौंपता है। शेष अधिकार सर्वसत्ता जनता की ही बनी रहती है। लोक इसे प्रयास से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लोक ने शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का बीजारोपण किया है। लोक ने एक देन उपयोगितावादी सिद्धांत का भी माना जा सकता है। अब तक इस वर्णन सब है कि लोक के राजनीतिक शास्त्र की महत्वपूर्ण देन है। लोक बहुत विचारक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है। लोक के बहुत से विचार तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक थे। लोक के व्यक्तिवाद, जनता की प्रभुसत्ता, व्यक्ति के प्रकृति के अधिकार, आयुर्वेद शासन संबंधी विचार बड़े लोकप्रिय है। सामाजिक समता, मार्केटिंग नियम, विद्रोह के अधिकार यदि सिद्धांत लोक से पहले कई विचारकों ने प्रतिपादित किए, किंतु उन्हें व्यवस्थित ढंग से लोक ने रखा है। भावी इतिहास की प्रभावित किया है। लोक का प्रभाव अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों में पड़ा है। लोक को उदारवाद, जनतंत्र, नागरिकों और मौलिक अधिकार प्रभावशाली प्रवक्ता माना जा सकता है। अंत में निष्कर्ष तौर पर मैक्सी कथन सहमत हुआ है कि 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में इस दुबले पतले किताबी कीड़े डॉक्टर की गणना राजनीतिक शास्त्र के प्रमुख विचारों में की जानी चाहिए।
थैंक यू दोस्तों।